Hello everyone, let's do self-study with Jyotsna. In this video, I am going to deal Indian Council Act 1861. So, after the Great Revolt of 1857, the British government felt the necessity of seeking the cooperation of Indians in the administration of their country. So, after the 1857 revolt, they came to know that if we want India, then we have to take them into our administration also. So, in the pursuance of this policy of association, 3 acts were enacted by the British Parliament in 1861, 1892 and 1909. So, these 3 acts are very important. Okay, 1861, 1892 and 1909. The Indian Council Act of 1861 is an important landmark in the constitution and the political history of India. So 1861 is very important for the constitution, okay, for the political for the constitution and the political history of India. So let's see what is the features of the of this act. So as I have already told you, from this chapter you will be getting number of questions, so please be aware of that and please concentrate while reading this chapter. Okay, so first feature is that it made the beginning of the representative institution by associating Indians with the law making process. So यहाँ से इंडियंस जो है वो उनका भी एसोसिएशन, उनको भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया जाता है. दिस इज़ द फर्स्ट लॉ जहाँ से इंडियंस जो है वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना स्टार्ट होते हैं. एंड इट दस प्रोवाइडेड दैट द वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल. और यहाँ से हमारे जो वाइसरॉय जो होंगे वो क्या करेंगे, कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करेंगे जो कि उनके जो एक्सपेंडेड काउंसिल जो है उसमें उनको पद मिलेगा, मतलब उसमें वो इन्वॉल्व किया जाएगा. एंड इन 1862 लॉर्ड कैनिंग द देन वाइसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो उस समय 1862 के टाइम में हमारे जो वाइसरॉय थे वो एज यू नो कौन थे, हमारे लॉर्ड कैनिंग थे. ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट के टाइम में लॉर्ड कैनिंग जो था हमारे लास्ट गवर्नर जनरल हुए. ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय हुए. और ये जो 1862 का जो 62 के टाइम में जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट आया है, इसके टाइम में भी हमारे जो हेड है, जो वाइसरॉय है, वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग. सो इन 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया है. और इसके बाद जब कोई भी एक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्क उसके आने के बाद से स्टार्ट होता है. सो आने के बाद जब वर्क स्टार्ट हुआ तो लॉर्ड कैनिंग ने अपने जो भी काउंसिल था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का जो काउंसिल था उसमें उन्होंने 3 इंडियन को अपने काउंसिल में मतलब पोजीशन दिया. और ये 3 नेम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. राजा ऑफ बनारस, ठीक है, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. So these 3 members are first nominated in the Viceroy Council. So the question can be asked in such a way who were the 3 members which were included in Viceroy Council for the first time. So Raja of Benares, Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao. So this is the first feature of the of this act that Indians को जो है law making process में involve किया गया. Okay, then next. It initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras presidency. जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का जो पावर, लेजिस्लेटिव पावर जो था, जो ले लिया गया था बाय द रेगुलेटिंग एक्ट और 1833 के एक्ट में उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था. अब उनको फिर से पावर देना स्टार्ट हुआ. मतलब जो हम लोग सेंट्रलाइजेशन कर रहे थे पावर का, एकीकरण कर रहे थे कि पावर जो है एक हाथ में हो, ठीक है, एक ही आदमी जो है वो सब कुछ देखे. अब फिर से दोबारा से हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस पे चलना स्टार्ट किए और फिर से हम बॉम्बे और मद्रास को उसका पावर लौटाना स्टार्ट किए. So it thus reversed the centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773 and reached its climate under the Charter Act of 1833. Okay, so clear है कि 1833 और Regulating Act 1773 में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेंट्रलाइजिंग पावर, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को, उसको हम लोग ने फिर से एंड किया और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हम लोग बढ़े.
This policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces in 1937. 1937 फिर से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम में फर्स्ट टाइम हम लोग जो थे इंडियंस जो थे वो इलेक्शन लड़े थे। ओके 1937 में हमारा इलेक्शन हुआ था, प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था, और उसमें हमारे कांग्रेस जो थे, कांग्रेस पार्टी जो था वो बहुत ज़्यादा मतों से जीता था। बहुत सारे प्रोविंस में कांग्रेस ने अपना सत्ता बनाया था। ओके सो 1937 में फाइनली हमारा पूरा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। हमारा प्रोविंशियल लेवल पे हम इलेक्शन लड़ते हैं, तो इसका जो रूट है, इसका जो सीड है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे बोया जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल। ठीक है, सो अब इस एक्ट के थ्रू हमारा न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगा बंगाल का, जो कि 1862 में बनेगा, जस्ट एक साल बाद। देन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंशियल एंड पंजाब, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और पंजाब में ये बनेगा 1886 में। और देन ओके नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में 1886 में एंड पंजाब में फाइनली बनेगा 1897 में। सो ये 3 years में कंजिक्यूटिवली यहाँ पे हमारे न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए जाते हैं। It empowered the viceroy to make the rules and order for the more convenient transaction of business in the council। और ये वाइसरॉय को ज़्यादा पावर देता है कि वो अपने जो भी वर्क हैं, जो भी बिजनेस है, उसको ज़्यादा फ्लुएंटली, ज़्यादा स्मूथली कर सके। इट ऑल्सो गेव एन रिकग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। ओके, पोर्टफोलियो सिस्टम, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो है उसका स्टार्टिंग इंडिया में किसके द्वारा किया गया था, किस वाइसरॉय ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो इसका जो स्टार्टिंग है, इसका जो नींव रखा गया है वो किसके द्वारा रखा गया है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है, अभी भी हम लोग पोर्टफोलियो सिस्टम पे बेस हो ही गवर्नमेंट चलाते हैं। पोर्टफोलियो में क्या है कि अलग अलग मेंबर को, काउंसिल के अलग अलग मेंबर को अलग अलग मिनिस्ट्री दे दिया जाता है। ठीक है, और उस मिनिस्ट्री के वो हेड होते हैं। ठीक है, और वो जो भी उस मिनिस्ट्री का जो हेड होगा, जो भी मिनिस्टर होगा, वो ही सब उस मिनिस्ट्री का से रिगार्डिंग जो भी नियम कानून है, जो भी बनाना है, उसके बारे में वही डिसीजन लेगा और उसका डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, जैसे कि अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बाद हमारे होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो गए। तो अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई इशू है, फॉरेन मिनिस्टर, तो उसको देख रेख कौन करेगा, फॉरेन मिनिस्ट्री करेगा देख रेख, और उसका उस पर जो सुप्रीम जो ऑर्डर पास होगा, सुप्रीम अथॉरिटी जो होगा, वो किसके पास होगा, तो फॉरेन मिनिस्ट्री के पास, मतलब फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे अभी प्रेजेंट में एस जयशंकर है, उनके पास है। सो इसी तरह से किया गया कि अब कोई एक व्यक्ति जो है वही सारे काम, सारे डिपार्टमेंट को नहीं देखेगा। ओके, सब डिपार्टमेंट का अपना एक ग्रुप ऑफ मेंबर होंगे, काउंसिल होंगे जो उसको देखेंगे, और उस काउंसिल का भी एक हेड होगा। ठीक है, जो सारे रूल और रेगुलेशन बनाएंगे और वही जो है सब कुछ को फाइनलाइज करेगा। ठीक है, सो दिस इज, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। सो कब किया गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1859 में किया गया। आपका 1857 का रिवॉल्ट 1857 में हुआ है। ठीक है, उसके 2 साल के बाद लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। अंडर दिस अ मेंबर ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल वॉज मेड इन चार्ज ऑफ 1 और मोर डिपार्टमेंट। ओके, आपको बताया जा रहा है कि इस पोर्टफोलियो सिस्टम क्या हो रहा है कि वाइसरॉय काउंसिल का जो मेंबर है उनको इनको चार्ज दिया जाता है, एक या उससे ज़्यादा डिपार्टमेंट का ऑफ द गवर्नमेंट, एंड वॉज ऑथोराइज टू इशू द फाइनल ऑर्डर, और उनके पास अथॉरिटी है कि वो फाइनल ऑर्डर जो है वो इशू कर सकते हैं ऑन अ बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन अ मैटर ऑफ द डिपार्टमेंट। सो पूरे काउंसिल के बिहाफ पे जो भी मैटर है उस डिपार्टमेंट का, उसके रिगार्डिंग में वो फाइनल डिसीजन जो है वो इशू कर सकते हैं। इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस। ओके, सो हियर कम वर्ड ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है अभी भी हमारे पास प्रेसिडेंट के पास है। जब भी इमरजेंसी होता है या फिर हमारे जो पार्लियामेंट है वो वर्क नहीं कर रहा होता, वो कर रहा होता है, तो उस समय, उस टाइम पीरियड में हमारे जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस पास करते हैं। ठीक है, सो सेम पावर जो है वहाँ उस समय वाइसरॉय को दिया गया, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, विदाउट द
कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग द इमरजेंसी, कि अगर कोई इमरजेंसी है, ठीक है, कोई इमरजेंसी टाइम है और उस समय हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो उसका डिसीजन नहीं आ पा रहा है, तो उनके बिना डिसीजन के, उनके बिना मत के, ठीक है, उनके बिना एग्रीमेंट के भी हमारे जो वाइसरॉय है वो अपना ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, ठीक है, जैसे कि अभी हमारे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं इन अ सेम वे। ओके, सो इससे आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट कि वो 3 मेंबर्स के नाम बताइए, हु आर दोज 3 मेंबर्स हु आर इंक्लूडेड इन द वाइसरॉय काउंसिल में इंक्लूड किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। सो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सरदिनकर राव। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है कि कौन से वाइसरॉय ने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने किया है। फिर आपसे पूछा जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम जो है इंडिया में सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आपको बता देना है कि ये आपके 1862 में आपको सबसे पहले इसको स्टार्टिंग किया गया पोर्टफोलियो सिस्टम का, ठीक है, सॉरी 1859 में, 1862 से पहले ही 1859 में ही पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन होता है। ओके, और इसके बाद आप ये भी आपको एक और बनता है आपका क्वेश्चन ऑर्डिनेंस मेकिंग, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग का भी जो शक्ति था, जो पावर था, आपको इस एक जो एक्ट है उसमें आपको दिया गया है। सो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ओके, सो वन ऑफ द क्वेश्चन जो था कि by which of the following act legislative council of India received the power to discuss the budget, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है डिस्कस द बजट वाला, ये क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट जो हम एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें पूछा गया है और ये यूपीपीसीएस के प्री का क्वेश्चन है, 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसको हम लोग देखेंगे। ओके, ओके, सो हियर वी कम, इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में पढ़ते हैं। इसमें इसका क्या फीचर्स है और ये क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। सो आपसे पहले ही मैंने ये एक्ट पढ़ने से पहले ही मैंने बता दिया कि इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस प्री में 2003 में कि बजट के बारे में इसमें डिस्कशन होगा फर्स्ट टाइम। सो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो इसका फीचर्स क्या है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम। तो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आएगा, उसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे, जैसे कि ये आपको वो फर्स्ट 3 जो ऐड हुए थे, उसके अलावा और भी मेंबर जो है वो वाइसरॉय काउंसिल में या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है इंक्लूड किए जाएंगे। इंडियंस मतलब इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा, उनके नंबर को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। देन इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फंक्शन है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करता है। एंड गिव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट पे डिस्कस करने का पावर जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को दिया जाता है इस एक्ट के थ्रू। एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन करने का पावर, उनसे बजट डिस्कस करने का पावर, ये सारे जो पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस एक्ट के थ्रू दिया जाता है। देन इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर टू द, ठीक है। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर जो होंगे उनको नॉमिनेशन करवाया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करने का भी अथॉरिटी इससे मिलता है, ठीक है। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन इनको रिकमेंड करेंगे, ये कौन नॉमिनेट करेंगे, तो वाइसरॉय करेंगे, ठीक है। वाइसरॉय करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इनको बताएगा, इनको कि आप इसको रिकमेंड करेगा कि आप इसको कीजिए, मतलब अपने एज अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप इनको नॉमिनेट कीजिए, तो उनको नॉमिनेट करेंगे। लेकिन अथॉरिटी किसके पास है, ये है वाइसरॉय के पास है कि वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करेंगे मेंबर को। ओके,
देन सेकेंड एंड दैट ऑफ द प्रोविंशियल, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वॉइसरॉय नॉमिनेट कर रहा था, ऑन द अदर हैंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर, ठीक है, गवर्नर करेंगे जो भी स्टेट हो गए, जो भी जैसे कि मद्रास हो गया प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो ये सारे प्रेसिडेंसी के अपने अपने गवर्नर हो रहे हैं। तो वो गवर्नर जो है वहाँ का जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे नॉमिनेट करेंगे मेंबर, और ऑन द रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन पे, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स और चैम्बर्स, इन सब के रिकमेंडेशन पे वो करेंगे। Thus, this act made a limited and indirect provision for the use of election, ठीक है। तो इस समय मतलब एक तरह से ये इलेक्शन का आप समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। इलेक्शन का हम लोग इस तरह से इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा वगैरह लोग में जब भी हम लोग मेंबर वगैरह को नॉमिनेट करते हैं तो इसी प्रोविज़न के थ्रू नॉमिनेट किया जाता है। तो इलेक्शन का ये स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है, लेकिन वर्ड इलेक्शन जो है उस समय यूज़ नहीं किया गया था, ठीक है। इन फिलिंग ऑफ सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में नॉन ऑफिशियल सीट जो है उसको फिलअप करने के लिए हम लोग इलेक्शन का मेथड अपना रहे हैं। एंड द वर्ड इलेक्शन वॉज हाउ एवर नॉट यूज इन दिस एक्ट, बट वर्ड इलेक्शन जो है वो यूज़ नहीं किया गया था। एंड द प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडी, और इसको क्या बोले कि नॉमिनेशन कर रहे हैं सर्टेन बॉडी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि इससे एक क्वेश्चन आता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो इससे मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही कि बजट जो है उसका डिस्कशन सबसे पहले कौन से एक्ट में किया गया है, तो 1892 में, ओके। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 2, हम लोगों ने 2 एक्ट को कंप्लीट किया है। एक एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, okay। So I hope you like my video. Please do subscribe, like, and also comment whatever you want to say. If you have any query, you can comment, okay। Stay tuned with me. Have a nice day. Thank you.